Good morning to all my online dear students. In the last class we have started a new topic solubility and solubility product. और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था बेटा कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं और स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद केएसपी के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद केएसपी की सॉल्युबिलिटी से किस तरीके से रिलेशन होती है उसे हमने देखा था। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा कि दो तरीके के सॉल्ट्स मैंने आपको बताए थे। सॉल्ट्स मैंने कितने तरीके के बताए थे? दो तरीके के। कौन कौन से बेटा? एक होता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा होता है हमारे पास स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में मैंने क्या बताया था, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है बेटा। और स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या बताया था मैंने, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये ऑलमोस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने के और एस के बारे में बात किया था। के मतलब होता था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एस का मतलब होता था सॉल्युबिलिटी। तो के और एस जो दोनों डिफाइंड होते थे वो हमारे लिए स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, इसके लिए हमें के भी मिलता है और सॉल्युबिलिटी, दो वर्ड की बात हम लोग करते हैं। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है ना, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का के कभी भी प्रॉब्लम में गिवन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमने देखा था बेटा। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, के का मीनिंग क्या होता था, के कैसे निकालते थे बेटा। जैसे कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर AXBY टाइप का अगर सॉल्ट हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कैसे निकालेंगे। के निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, x के पावर x लिख दो इंटू वाई के पावर y, x के पावर x इंटू वाई के पावर y इंटू एस के पावर x प्लस वाई। जहां पे s हमें किसको बताता है, s का मीनिंग होता था हमारे लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। उस सॉल्ट की ये क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को बताता है, ठीक है। और इवन मैंने एक चीज और बताई थी कि हम लोग सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। सॉल्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सॉल्युबिलिटी। और किसी आयन के लिए, किसी आयन के लिए है ना, उसी सॉल्युबिलिटी को क्या बोला जाता है बेटा, कंसंट्रेशन बोला जाता है। बताया मैंने आपको ये भी कि सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी बोला जाता है और आयन के लिए जब उसी चीज को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था है ना, डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की यही थी, मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये हमारे लिए सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता था। और के एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा गिवन होती है, ठीक है। और वो केवल और केवल किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से चेंज होता है, ठीक है। और के डिफाइंड किसके लिए होता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए थे जिनमें मैंने कहा था के का एक्सप्रेशन लिखिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए हमने के का एक्सप्रेशन निकाला था। जस्ट एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाए, उसके भी 2 मिनट में देख लेते हैं। पहले टाइप का जो सॉल्ट था बेटा वो किस टाइप का था, AB टाइप का सॉल्ट। तो AB टाइप के सॉल्ट के लिए अगर मैं आपसे के का एक्सप्रेशन पूछूं तो आप क्या करोगे, वो इससे रिलेट किया करो, 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1 इंटू एस के पावर 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो सॉल्ट था हमारे पास वो A2B हो और AB2 हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, के लिखने का 2 के पावर, इससे जाया करो है ना, 2 के पावर 2 इंटू 1 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 कितना बेटा 4, 1 के पावर 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। और s के पावर क्या आएगा 2 प्लस 1 मतलब 4s क्यूब आया था, ठीक है। तो इवन आप ओरली निकाल सकते हैं, कल तो डेराइव किया था हमने पूरा। थर्ड तरीके का सॉल्ट हो सकता है बेटा 1:3 वाला, मतलब A3B बोलो या AB3 बोलो। तो इस टाइप के सॉल्ट के लिए क्या आएगा के का एक्सप्रेशन, तो के एस पी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा 27 है ना, 3 के पावर 3 कितना 27 इंटू 1 के पावर 1 कितना 1 ही रहेगा, तो 27 हो जाएगा आगे कोएफिशिएंट, इंटू एस के पावर कितना आएगा बेटा 3 प्लस 1 कितना 4। आप इससे जाया करो हमेशा है ना, ये मैंने तरीका सिखा दिया निकालने का, इसी से निकाला करो। तो 20s इंटू एस के पावर 4। और लास्ट तरीके का सॉल्ट जिसमें बताया था मैंने 2:3 वाला, जैसे A2B3 हो और A3B2 हो। तो इस तरीके के सॉल्ट का के निकालने का तरीका क्या था हमारे लिए, कैसे निकालेंगे,
2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 27 होता है और 2 के पावर 2 कितना होता है 4, और 27 4 जा कितना होता है बेटा 108, और s आएगा, s के पावर कितना आएगा बेटा 2 + 3 कितना 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आसानी से निकाल सकते थे, और इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उनका मैंने बोला था आपको KSP के एक्सप्रेशन लिखने थे। ठीक है, चलिए तो समझ पा रहे हैं हम लोग क्या करना है। कल जो क्वेश्चंस दिए थे उनको भी देख लें हम लोग कि किस तरीके से लगाना है। कल कुछ प्रॉब्लम दिए थे मैंने आपको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपने कर भी लिया होगा क्वेश्चंस को। तो जरा हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे मतलब KSP लिखना है हमें, KSP लिखना है। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, किनके किनके KSP लिखने, जैसे मैंने तो आपको 10-12 एग्जाम्पल दिए, उनमें से 2-3 मैं और समझा देता हूं आज की क्लास में कैसे करना आपको। जैसे Ag3PO4, इसका KSP लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा KSP बेटा। KSP आप जस्ट अगर पहचान ले रहे हो सॉल्ट को, तो आप देखो Ag3, ये Ag3 अलग आयन है और PO4 अलग आयन है फॉस्फेट, तो ये किस रेशियो में है 3:1 के रेशियो में। कुछ नहीं लगा है तो यहाँ कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा 1 ही होगा ना, तो 3:1 का रेशियो है, तो 3 के पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 27 इंटू एस के पावर कितना 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। बेसिकली ये 3:1 टाइप का सॉल्ट है, इसी टाइप का। तो आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ है नहीं। जैसे सेकंड मैंने मान लो आपको दे दिया AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, तो इसका KSP का एक्सप्रेशन बताओ कैसे लिखोगे। KSP इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, देखो ये A2B3 टाइप का हो गया, इस कैटेगरी का सॉल्ट हो गया, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 108, और S के पावर कितना, दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। आई होप कि क्लियर हो रहा है, ऐसे ही करना है। जैसे नेक्स्ट, बहुत सारे मैंने कल की क्लास में एग्जांपल दिए थे। जैसे नेक्स्ट आपको मान लो दे रहा है Ag2CrO4, Ag2CrO4, तो अब ये देखो बेटा CrO4 एक अलग ही आयन है पूरा, है ना, और Ag2, तो ये बेसिकली A2B टाइप का है। किस कैटेगरी का है A2B टाइप का, और A2B टाइप का है तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा 2 के पावर 2 इंटू 1 के पावर 1, तो कितना 4, और S के पावर कितना 2 + 1 कितना 3। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। चलो और देखो, कल तो बहुत सारे मैंने दिए थे आपको, आज कुछ कुछ उनमें से करवा रहा हूं। जैसे मान लो आपको ALN दे दिया, अब ये किस टाइप का है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ना, तो ये 1:1 रेशियो का है, तो 1:1 रेशियो का है तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सीधा S² हो जाएगा, है ना, 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1, तो ये S² हो जाएगा। चलो एक अच्छा दिया था मैंने प्रॉब्लम, बाकी तो आपने बहुत सारे कर ही लिए होंगे, है ना, बाकी सब कर लेना अटेम्प्ट, तरीका यही लगाना है आपको। एक और मैं करवा देता हूं आपको, डिस्कस कर ही लेते हैं। एक तो ये दिया था FeOS ट्वाइस दिया था मैंने आपको शायद, है ना, FeOS थ्राइस दिया होगा मैंने, ट्वाइस नहीं, इसका थ्राइस दिया था, तो इसका KSP कैसे लिखोगे, KSP एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो देखो ये किस रेशियो में AB3 टाइप का है, AB3 टाइप का है 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3, तो कितना 27, S के पावर कितना 3 + 1 कितना 4। जो मैंने 4 कैटेगरी बैठा उन्हीं में से किसी कैटेगरी का वो क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जैसे देखो जिंक का देख लेते हैं, ZnOH ट्वाइस है, तो फिर क्या लिखोगे, तो देखो बेटा जिंक अलग है OH अलग है, तो ये AB2 टाइप का है, AB2 टाइप का है तो KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4S के पावर 3, 2 + 1 कितना 3। और एक लास्ट और करते हैं बस हम लोग, Li3Na3Al F6 का ट्वाइस, ये जेई में पूछा हुआ था, है ना, ये हमसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि इसके KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसमें भी जो रूल मैंने बताया आप उससे चलोगे तो भी कोई गलत होने वाला नहीं है। 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, यहां कितना 2 दिख रहा है, तो क्या करना है सिंपली आपको 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 3 इंटू अगला भी 3 है ना, तो 3 के पावर 3 इंटू अगला देखो 2 है तो 2 के पावर 2 इंटू S के पावर बेटा कितना, इन सब का सम 3 + 3 + 2। यही रूल बताया ना मैंने, इसी रूल से बस आप लिख लो तो आपको आंसर आ जाएगा 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू S के पावर 3 + 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 27 इंटू 27 इंटू 4 इंटू S के पावर 8 हो जाएगा ना, तो 27 4 जा कितना होता है 108 होता है, 108 इंटू 27 S के पावर 8। अब 27 को 108 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपका
ये शायद आपका 2916 आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग कि कितना आ रहा है। 108 इंटू 27 कर लेते हैं ना, तो देखो कितना हो जाएगा ये। टू 2916 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो 2916 एस टू द पावर 80 इसका आंसर आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बस कर लेना है। और अगर इसको मान लो कोई डिटेल में करना चाहता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको तोड़ लो। आप तोड़ के करना चाहते हो ना, अगर इस सॉल्ट से कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन, तो उसे भी दूर कर लेते हैं। इसे आप तोड़ लो। बेसिकली ये है ना, ये डबल सॉल्ट है ना, मिक्स हुआ है, दो सॉल्ट को जोड़ के बना है। तो इसको तोड़ोगे तो किस तरीके से टूटेगा, ये अपने हर आयंस में टूटेगा। तो देखो लिथियम का क्या टूटेगा बेटा, 3Li प्लस। लिथियम मोनोवैलेंट होता है, 3 है तो 3Li प्लस। सोडियम भी मोनोवैलेंट है तो क्या टूटेगा, 3Na प्लस भी टूटेगा, प्लस AlF6 का ट्वाइस लगा है, मतलब इसके कितने 2, और क्या AlF6, और कितने का चार्ज आएगा बेटा, तो देखो 3 पॉजिटिव 6, तो यहाँ पे 2 पहले से है तो यहाँ पे -3 का चार्ज आएगा। इस तरीके से टूटेगा। और अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S मानते तो इसको कितना लिखते 3S, इसको भी कितना 3S, इसको कितना 2S। तो फिर वही करते 3S के पावर 3 इंटू 2S, 3S के पावर 3 इंटू 2S के पावर 2, जो मैंने डायरेक्ट एक लाइन में आपको समझाया है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने कल KSP का एक्सप्रेशन निकालना सीखा, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से करना है। आज की क्लास में हम लोग बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू सॉलिबिलिटी एंड KSP। तो ये एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस थे। आज इन्हीं एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इनके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से दे रहा है, इफ KSP ऑफ AgCl is 10 raised to -10। इफ KSP ऑफ AgCl is 10 raised to -10, तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट, देन कैलकुलेट इट्स solubility, calculates its solubility in, और पहला आपको दे रहा है कैलकुलेट्स इट्स solubility in मोल पर लीटर। पहला किस में यूनिट में निकालना है, मोल पर लीटर में। और सेकंड दे रहा है आपका ग्राम पर लीटर। तो आप इस क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए और ट्राई करके देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने अगर इसे ट्राई कर लिया होगा, KSP AgCl का 10⁻⁻10 दिया है, हमको सॉलिबिलिटी निकालनी है। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि जो KSP का है ना, फॉर KSP, कल मैंने बताया था फॉर KSP सॉलिबिलिटी एक्सप्रेस किसमें एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर में। कल बताया था मैंने, ये इन्फॉर्मेशन दी थी आपको ना कि KSP में जो सॉलिबिलिटी टर्म एस आता है वो किसमें एक्सप्रेस होता है, मोल पर लीटर में। तो बेटा आपको निकालना है, KSP दिया है AgCl का, कैसे लगाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन पे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, तो हम लोग लिखेंगे KSP ऑफ AgCl। तो KSP ऑफ AgCl बेटा किसके बराबर होगा आपका, KSP ऑफ AgCl आप देख लो, तुरंत आप देखो 1:1 का रेशियो में है, मतलब KSP किसके बराबर, S²। आपको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है बार बार, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन से जाओ। KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S²। KSP की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 10⁻10 इज इक्वल टू कितना, S²। तो यहां से S कितना निकल के आएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 10⁻10, दैट विल बी 10⁻5। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, तो फॉर मैंने पहले ही बताया था, फॉर KSP S ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। तो 10⁻5 तो आएगा, और यूनिट क्या आएगी इसकी बेटा, मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻5 मोल पर लीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमसे पूछा था मोल पर लीटर में निकालिए, तो मोल पर लीटर में आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 10⁻5 मोल पर लीटर। ये ए पार्ट का आंसर था। बी पार्ट का आंसर किसमें चाहिए, इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर के लिए क्या करना है, मोल पता है तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कितना है, 10⁻5 मोल पर लीटर है।
तो बेटा 10⁻⁵ इंटू मोल को किस में चेंज करना है, ग्राम में, तो हमें पता ही है फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे मास में चाहिए तो क्या कर दूंगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल पर लीटर है तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। AgCl का मोलर मास कितना होगा, AgCl का मोलर मास ऑफ AgCl किसके बराबर होगा बेटा, Ag सिल्वर का मोलर मास, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108, ठीक है, सिल्वर का 108 और क्लोरीन का 35.5, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 143.5 हो जाएगा। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 143.5, तो अब ये आपका यूनिट मोल पर लीटर से किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो देखो पहले मोल पर लीटर था, ग्राम पर लीटर में कैसे चेंज होगा, उसको मोलर मास से बस मल्टीप्लाई कर दो मोल को, तो ग्राम में हो जाता है। तो ये जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखो अगर इसे मैं 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर तो लिख ही सकता हूं, और 10⁻³ ग्राम को हम माइक्रोग्राम भी लिखते हैं, पता है ना, माइक्रो बोल रहा हूं, मिलीग्राम भी लिखते हैं, तो बेसिकली 1.4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर में बेटा कितना, 1.43 मिलीग्राम, है ना, 1 लीटर में कितना 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, तो मिलीग्राम में 1.43 ग्राम 1 लीटर में। तो कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी 100 ml में कितना हो जाएगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml में 1.43 है, तो 100 में कितना हो जाएगा 0.143। तो मैंने बताया था आपको 0.1 मिलीग्राम उसका सॉल्युबल होता है, इतनी कम क्वांटिटी। तो आप यहां से देख भी सकते हो 1 लीटर में कितना, 100 ml में कितना आएगा 0.1 मिलीग्राम, है ना, तो जो कि काफी कम अमाउंट है। और 100 ml में मैंने बताया था NaCl का लगभग 25 ग्राम। तो इसीलिए इन तरीके के सॉल्ट को हम लोग स्प्रेंगली सॉल्युबल बोलते हैं, बेसिकली ये इनसॉल्युबल ही बोल दिया जाता है, पर फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनको इनसॉल्युबल बोल देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक चैप्टर में हम लोग इस छोटे से अमाउंट को भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम पर लीटर में आपका आंसर ये हो जाएगा। और अगर मान लो कोई माइक्रोग्राम में बोलेगा तो ये 1.435 मिलीग्राम, माइक्रो बोल रहा हूं मैं, मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा है हमें, केएसपी ऑफ, है ना, हर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं जो पॉसिबल है केएसपी से रिलेटेड आपको। केएसपी ऑफ FeOH ट्वाइस इज 4 इंटू 10⁻⁻12। KSP of FeOH twice is 4 into 10⁻⁻12। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट pH of saturated solution, कैलकुलेट pH of saturated solution of FeOH twice। ठीक है, देखो pH के क्वेश्चंस भी घुसा सकता है इसके अंदर, है ना, कैसे डाल देगा pH के क्वेश्चंस, अगर जहां भी OH आएगा तो वहां पे pH का क्वेश्चन वो आराम से हमारे लिए बना सकता है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH ट्वाइस। तो बेटा कुछ नहीं करना है, KSP गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो रोक के, मैं तो सॉल्व करूंगा ये आपके लिए। तो देखिए KSP ऑफ FeOH ट्वाइस, KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, अभी मैंने सब सिखा दिया ओरली करने का तरीका। कितना आएगा, 1:2 का है, 2 के पावर 2 इंटू 1 के पावर 1, कितना आ जाएगा बेटा 4s³। कितना आ जाएगा 4s³। और देखो KSP की वैल्यू भी मैंने इस तरीके से दी है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो 4s³, तो देखो यहां से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से आप देख सकते हैं s की वैल्यू कितनी आएगी, s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कितना 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो सॉल्युबिलिटी यहां से निकल के आ गई 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। यूनिट क्या आती है हमेशा, मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन में हमसे सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा, हमसे तो क्या पूछा है, पीएच निकालिए, किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH ट्वाइस का पीएच। तो पीएच के लिए बेटा क्या चाहिए मुझे, पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि OH है तो मैं OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लूं, उससे क्या मिल जाएगा मुझे POH, और POH मिल जाएगा तो 14 में से माइनस करते ही क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या निकालता हूं, पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, 2s के इक्वल होगा, ये कल मैंने समझाया था आपको, है ना, तोड़ के लिखेंगे जब, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा बेटा 2s के बराबर।
क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है ना, तो ये कैसे टूटेगा, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? देखो ये कैसे टूटेगा बेटा, ये किस तरीके से आपका डिसोसिएट होगा, Fe प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस। तो अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S मानोगे तो इसकी S आएगी और इसकी कितनी 2S। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, 2S के बराबर। तो यहां से 2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया कंसंट्रेशन, इसलिए POH किसके बराबर आएगा, तो POH का तरीका क्या है बेटा, 10 के पावर जो निगेटिव होता है उसको आगे ले लेते हैं, 4 माइनस क्या log 2, और log 2 की वैल्यू 0.30, तो 4 माइनस 0.30 मतलब कितना 3.7। तो POH अगर 3.7 है बेटा, तो pH कितना हो जाएगा आपका, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH। ये तो बताया मैंने, हमेशा आपको 14 ही मानना है दोनों का सम। तो 14 माइनस POH है ना, टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो, क्योंकि हम लोग 25 मान के चलते हैं। तो 14 में से 3.7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11.3। तो 11.3 विल बी द आंसर। नहीं 11 नहीं 10 आएगा ना, 10.3 आ जाएगा, 10.3 आपका pH का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिले तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में देखो मैंने सॉल्युबिलिटी निकालना सिखाया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने pH निकालना सिखाया। अब देखो आगे और क्वेश्चंस के वेरिएशंस में कैसे कैसे दे रहा हूं आपको, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप, उसमें कुछ अलग तरीके से ही कैलकुलेशन करवा रहा हूं मैं आपको, जितने हो सकते हैं, है ना। हर वैरायटी के मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में ले लेता हूं, बाकी आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं कुछ क्वेश्चंस बुकलेट से। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मैं आपको दे रहा हूं, KSP of BaSO4 is, KSP of BaSO4 is 4 into 10⁻⁻8। ठीक है, ये हमें KSP दे रहा है, हमसे बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर विच शुड बी नीडेड, which should be needed, which should be needed to dissolve, which should be needed to dissolve 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए कि क्या आपसे हो पा रहा है। Ba का मोलर मास पता है, Ba है ना, बेरियम का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको इवन में क्वेश्चन में चलो दे देता हूँ, मोलर मास ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू, Ba का कितना होता है बेटा, बेरियम का 137 होता है। ठीक है, 137 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64 और 32 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा वो 96, क्योंकि हमें पता है H2SO4 का 98 होता है, तो ये 96 हो जाएगा। तो आप दोनों का सम करो तो ये कितना आ रहा है 233 आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसमें, तो KSP दिया है और वॉल्यूम चाहिए विच शुड बी नीडेड टू डिजॉल्व 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करना है, देखो इसमें भी KSP ऑफ BaSO4, KSP ऑफ BaSO4 क्या होगा बेटा 1:1 वाला, ये तो सॉल्ट हो गया, तो 1:1 वाले का तो सीधा KSP किसके बराबर है, S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और चूंकि हमें KSP की वैल्यू गिवन है कितना 4 × 10⁻⁸, तो इज इक्वल टू कितना बेटा S स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 4 × 10⁻⁸, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की यूनिट मैं बार बार बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा मोल पर लीटर। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, 1 लीटर में डिजॉल्व करने के लिए इतने मोल लगेंगे। ठीक है ना, 1 लीटर में डिजॉल्व करने के लिए इतने मोल। तो इसको आप मास दिया है ना, मास के बारे में, तो आप इसको ग्राम पर लीटर में चेंज करो। तो अभी मैंने तरीका क्या बताया 2 × 10⁻⁴, इसको ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 233, तो अब यूनिट क्या हो जाएगा इसका ग्राम पर लीटर। ठीक है, और 233 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका
466 हो जाएगा, है ना, 466। तो अगर उसे मैं 4.66 लिखता हूं तो 10 कितना हो जाएगा आपका, -2। 466 इंटू 10 - 4 था, तो मैंने 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करके 4.66 इंटू 10 - 2 ग्राम पर लीटर कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या जानकारी मिलता है इस सॉलिबिलिटी से, इससे हमें यह पता चल रहा है कि 4.66 ग्राम जो है, 4.66 इंटू 10 - 2 ग्राम के लिए कितना वाटर लग रहा है बेटा आपका, 1 लीटर। समझे क्या, ये यूनिट क्या बता रही है कि 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम को डिजोल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 1 ग्राम के लिए क्या करोगे बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 4.66 इंटू 10 - 2 लीटर। ठीक है, तो हमें तो किसके लिए पाना है, किसके लिए निकालना है, कितने के लिए पानी चाहिए था, 4.66 ग्राम के लिए। सो फॉर 4.66 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा, 4.66 इंटू 1/4.66 इंटू 10 - 2 लीटर। तो आप देखो 4.66 से 4.66 कट जाएगा, 1/10 - 2 लीटर का मतलब कितना होता है, 100 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया है मैंने बस सिंपली। क्वेश्चन सब सिंपल ही होते हैं, आपको बस अप्रोच लगाते हुए चले जाना है। ठीक है, यूनिट निकाला ग्राम पर लीटर में, उसकी हेल्प से मैंने पता कर लिया कि कितना लगेगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीका मैं बताऊं, ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, W = C × M × V। मैंने बताया था जब भी हमारा कभी अमाउंट का क्वेश्चन आए तो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, उसको जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, मोल, और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाता था, मास। ये क्वेश्चन मैंने खूब करवाए आयनिक के अंदर, जिसमें अमाउंट पूछता था कितना अमाउंट डिजोल्व किया जाए ताकि पीएच इतना हो जाए। तो आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते थे। देखो W की जगह पे आपको कितना दिया है बेटा, कितना अमाउंट करना था, 4.66। या तो आपको ये अप्रोच सही लगे तो इससे करो यूनिटरी मेथड, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। वेट कितना करना है, 4.66। कंसंट्रेशन का मतलब नथिंग बट द सॉलिबिलिटी बताया मैंने, तो सॉलिबिलिटी कितना आया बेटा आपका, 4 नहीं, सॉलिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। सॉलिबिलिटी ये है ना मोल पर लीटर वाला, ये तो ग्राम पर लीटर में निकाला है हमने, हमें सॉलिबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन चाहिए ना। कंसंट्रेशन कितना आया बेटा, 2 × 10 - 4 इंटू, देखो मोलर मास कितना रखोगे, 233 इंटू, यही वॉल्यूम हमारे लिए क्या है, अननोन है, तो ये वॉल्यूम यहां से कैलकुलेट करो तो बात वही पड़ेगी। क्यों, देखो 4.66 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है ना, यहां से भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ये आपका कितना आएगा, 100 लीटर। तो आपको यूनिटरी मेथड सही लगे तो ऐसे करो, नहीं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया अमाउंट वाले के लिए, उसे भी आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं ना, दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, चलो तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर, केएसपी के ऊपर। केएसपी और इस पे न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं करवा रहा हूं आपको किस किस तरीके से बना सकता है प्रॉब्लम। चलो तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ, हर न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीके का करवा रहा हूं, है ना, ताकि सब तरीके के एक एक प्रॉब्लम टच हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ A+3 ion in a saturated solution of, in a saturated solution of A2B3 salt is 2 × 10⁻⁴। ठीक है, concentration of A+3 ion in a saturated solution of A2B3 salt is 2 × 10⁻⁴। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट KSP फॉर A2B3 सॉल्ट। हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, KSP A2B3 का। आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो KSP किसका निकालना है बेटा हमें, A2B3 का। ठीक है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। A2B3 का एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट का, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन, क्योंकि ये देखो ये कैसे टूटेगा, A2B3 को अगर हमने डिजोल्व किया, ये सब तोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है बार बार आपको, है ना,
जो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप तो इससे तोड़ोगे कैसे, 2a के पावर +3 प्लस 3b के पावर कितना -2। तो अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी बेटा S मानी जाए तो इसका कंसंट्रेशन कितना 2s, इसका कंसंट्रेशन कितना 3s। ये तो सिखाया मैंने, है ना। तो उसी तरीके से करना है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है KSP A2B3 का कैलकुलेट करिए, तो KSP ऑफ A2B3 होगा कितना पहले, तो देखो ये 2 है ये 3 है, क्या तरीका बताया, A2B3 टाइप का सॉल्ट है तो कितना आएगा 108 S के पावर 5। आप निकाल लिया करो, बार बार रटो मत। 2 के पावर 2 करोगे 4, 3 के पावर 3 कितना 27, 27 4 जा कितना 108 इंटू S के पावर 2 + 3 कितना 5, तो ये हो जाएगा 108 S के पावर कितना 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो ये आपका आ जाएगा। अगर हमें S मिल जाए, सॉलिबिलिटी मिल जाए, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सॉलिबिलिटी कैसे निकालूं मैं, तो सॉलिबिलिटी निकालने का तरीका क्या है बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा। क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 2 × 10⁻⁻⁴। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन, A2B3 में A2B3 ये सॉल्ट है, A2B3 सॉल्ट, इस सॉल्ट में A+3 आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, 2 कोएफिशिएंट है तो किसके बराबर होगा, ये 2s के बराबर होगा। कोएफिशिएंट 2 लगाया तो कितना कंसंट्रेशन होगा, A+3 का 2s होगा, तो ये 2s रख दिया। तो A+3 का कंसंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू क्या हो गया 2s। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको s की वैल्यू मिल गई कितना 10⁻⁻⁴। तो इसलिए मुझे क्या निकालना है, KSP निकालना है। तो KSP ऑफ A2B3 विल बी 108, S के पावर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 108 इंटू S की जगह पे कितना रखोगे बेटा 10⁻⁻⁴, पूरे के ऊपर कितना 5, तो ये आपका 108 इंटू 10⁻⁻20 मतलब ये 1.08 इंटू 10⁻⁻18 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था ये सब वैल्यू बहुत छोटी आएंगी, है ना। इतनी छोटी क्यों आएगी, रीजन क्या है, क्योंकि इनकी सॉलिबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं मैं, किस तरीके से। और टफ प्रॉब्लम नहीं है ये सब, किस तरीके के प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम ही कहे जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। KSP of AgI is 10⁻⁻18। KSP of AgI is 10⁻⁻18। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ AgI which can be dissolved in 10 liter of water, which can be dissolved in 10 liter of water to form a saturated solution। ठीक है, हमसे बोल रहा है KSP AgI का दिया है बेटा, हमसे बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ AgI which can be dissolved in 10 liter of water to form a saturated solution of AgI, तो अमाउंट वाले क्वेश्चंस का मैंने थीम दे दिया है W = CMV। पहले भी लगाते थे, मोलर मास हमें पता ही चल जाएगा AgI का। ठीक है, वॉल्यूम दे ही रखा है, मतलब हमें बेसिकली क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के लिए बेटा किसकी हेल्प लोगे, पहली लाइन का ही लोगे। KSP दिया है तो KSP का फॉर्मूला लगा दो। KSP ऑफ AgI किसके बराबर लिखोगे, बोलो, S का स्क्वायर लिखोगे, 1:1 वाला सॉल्ट है ना, तो S स्क्वायर हो जाएगा। KSP की वैल्यू 10⁻⁻18 है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सॉलिबिलिटी 10⁻⁻9, स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट कितना आएगा 10⁻⁹ मोल पर लीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉलिबिलिटी आ गया। तो सॉलिबिलिटी इज नथिंग बट क्या होता है, कंसंट्रेशन ही होता है। मैंने बताया आपको सॉलिबिलिटी क्या है, कंसंट्रेशन ही होता है एक तरीके का। तो अब इसको मैं यूनिटरी मेथड से भी आप जा सकते हो, कैसे, 1 लीटर में 10⁻⁹ मोल है, तो 10 लीटर में कितना लगेगा, 1 लीटर में 10⁻⁹ मोल, तो 10 लीटर में 10⁻⁸ मोल, क्योंकि 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करते मास मिलेगा। तो पर मैं इस बार आपको जो फॉर्मूला है उससे लगा देता हूं, W = CMV है अपने पास, तो C की जगह पे कितना रखोगे, कंसंट्रेशन की जगह पे बेटा 10⁻⁹ इंटू मोलरिटी कितना ले, मोलरिटी बोल रहा हूं, मोलर मास कितना लेंगे, AgI का मोलर मास
तो सिल्वर का होता है 108 और आयोडीन का होता है, आयोडीन का कितना है 130, आयोडीन का कितना होता है बेटा 137, तो Ba का होता है। आयोडीन का कितना होता है 80 होता है क्या? आयोडीन का मोलर मास क्वेश्चन में हमें गिवन होना चाहिए। आयोडीन का मोलर मास किसके आसपास होता है 127 शायद होता है ना आयोडीन का, एक बार एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई थिंक कि 127 होता है आयोडीन का। तो आयोडीन का 127 और 108 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 235। तो ये हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा 235 हो जाएगा। तो मोलर मास की जगह पे 235 रख दो, इंटू वॉल्यूम की जगह पे कितना रख दो 10 रख दो बस, क्योंकि 10 लीटर के अंदर पूछा उसने। तो जैसे आप 10 वैल्यू डालते हो तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 235 इंटू, यहाँ तक विजिबल है ना, 235 इंटू 10⁻⁻9 है, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और यूनिट क्या आएगी बेटा ग्राम में आने वाला है, यूनिट क्या आएगा ग्राम। तो आप इसे और चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर लो, ये ग्राम है ना तो इसको 2 डेसिमल इसमें भेज देता हूं। तो देखो ये 2.35 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम भी लिख सकते हैं, है ना। और 10⁻⁻6 ग्राम को माइक्रोग्राम भी लिखा जाता है। तो हम लोग इसका आंसर चाहें तो 2.35 माइक्रोग्राम दे सकते हैं। तो देखो कितनी कम सॉलिबिलिटी आती है ना, मतलब आप 10 लीटर के अंदर, 10 लीटर के अंदर केवल देखो 2.35 माइक्रोग्राम ही घुलेगा और सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा अमाउंट आप घोल नहीं सकते हैं AgI का। तो ये काफी छोटे छोटे अमाउंट आते हैं, इसीलिए इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में तो इनको इनसॉल्युबल बोल देते हैं हम लोग। चूंकि आयनिक में हम लोग वो भी छोटा छोटा अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 लीटर की क्वांटिटी में तो आप नमक सोचो ना, कितने केजी नमक को घोल दोगे 10 लीटर के अंदर, है ना। लेकिन आप देखो AgI का केवल 2.35 माइक्रोग्राम को घोल पा रहे हो, मतलब 2.35 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, जो कि काफी छोटी क्वांटिटी है। तो इसलिए इनके क्या होते हैं हमारे ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल माना जाता है। चलिए, तो ये बेटा क्वेश्चंस कुछ करवा दिए हैं मैंने इनके ऊपर, किस तरीके से न्यूमेरिकल जो डिफरेंट हर प्रॉब्लम को आप चेक करो एक बार, तो हर प्रॉब्लम मैंने डिफरेंट तरीके का करवाया है। पहले में मैंने सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करवाया आपको, दूसरे प्रॉब्लम में मैंने पीएच कैलकुलेट वाला क्वेश्चन टाइप का करवा दिया, तीसरे में मैंने वॉल्यूम वगैरह पूछ ले तो उस टाइप का करवाया आपको, फोर्थ प्रॉब्लम में मैंने आपको केएसपी कैलकुलेट करने वाला एक प्रॉब्लम भी करवा दिया, और लास्ट आप देख सकते हैं कि आपको मैंने अमाउंट से ये, और थर्ड वाला सेम टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे अलावा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बनेगा। हर प्रॉब्लम इन्हीं प्रॉब्लम में से घुमा फिरा के कुछ रहेगा, किसी एक चीज को अननोन करके आपसे पूछेगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है इन प्योर वाटर, कि प्योर वाटर के अंदर किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अभी तक जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो सब सॉल्युबिलिटी किसमें पढ़ा हमने, वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर हम लोग पढ़ते समय ये मान के चले कि कोई भी कॉमन आयन उसके अंदर नहीं था। ठीक है, अब हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन देखेंगे कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में किस तरीके से सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज होती है। तो सपोज करो बेटा आपके पास कोई AB सॉल्ट है, जो किस तरीके का सॉल्ट होगा बेटा, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये किस तरीके का सॉल्ट ले रहा हूं मैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है, तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जो टूटेगा किसमें बेटा आपका A+ एक्वस प्लस B- एक्वस में, जैसे ही वाटर में डालेंगे। अब कॉमन आयन करना है तो एक और मेरे पास आना चाहिए कोई भी सॉल्ट, है ना, दूसरा सॉल्ट आएगा तभी तो कॉमन आयन होगा, एक ही सॉल्ट में तो कॉमन आयन हो नहीं सकता। तो मान लो हमने कोई दूसरा सॉल्ट लिया बेटा आपका AC सॉल्ट लिया। हमें इस प्रॉब्लम में KSP केवल एक सॉल्ट की गिवन होती है, मतलब जो मैं दूसरा सॉल्ट लूंगा वो सॉल्ट हमारा कैसा रहेगा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट मुझे, पहला सॉल्ट मैंने स्प्रैंगली सॉल्युबल लिया, दूसरा सॉल्ट मुझे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसकी KSP गिवन हमारे पास नहीं होती है। देखो पहले वाले का KSP गिवन रहेगा
और जो दूसरा सॉल्ट जिसमें आपको बोलेगा ना उस सॉल्ट के अंदर बताइए कितनी होगी सॉलिबिलिटी, उसका केएसपी दिया हुआ नहीं रहता, मतलब वो कैसा होता होगा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता होगा। तो अगर ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है बेटा, तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट तो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, तो सिंगल एरो क्या क्या दे देगा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, तो ये तो पूरी तरह से बी बोल रहा हूं, सी माइनस एक्वस, ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों को हमने एक ही कंटेनर के अंदर लिया है, इन दोनों को हमने एक ही कंटेनर के अंदर लिया है, कॉमन आयन हो गया है, हो चुका है हमारे पास। कौन सा आयन कॉमन हुआ है बेटा, ए प्लस आयन, आप यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो चुका है, कॉमन आयन। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा के बारे में, कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में जैसे ही कॉमन आयन हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहां लिखता हूं मैं, देखो कॉमन आयन होते ही कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ए प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां भी ए प्लस है, यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस बढ़ा, तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में ऊपर वाली रिएक्शन किधर भागती है, बैकवर्ड में, मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन किधर मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बेटा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, पहले तो ए प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ के एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, के एस पी हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू बी माइनस, मतलब ए प्लस बढ़ेगा तो के एस पी को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था के एस पी केवल किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से, मतलब के एस पी के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के एस पी को कांस्टेंट बना के रहना है। अब के एस पी कांस्टेंट कब हो सकता है, अगर ए प्लस बढ़ा है तो बी माइनस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी के एस पी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आपका बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, बी माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, कम होता चला जाएगा सॉल्यूशन से। और ये कम होने का मतलब ये है कि रिएक्शन किधर मूव हो रही है हमारी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लीच-एटलेस प्रिंसिपल से हमने पढ़ा है ना कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ए प्लस का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है, तो बी माइनस का कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, होगा आपका कम, और रिएक्शन किधर मूव करेगी, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ पाए इस बात को हम लोग, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, होगा क्या, अब सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का हक किसे दिया जाएगा, ए प्लस से सॉलिबिलिटी डिसाइड होगा कि बी माइनस से। तो कंसन हम लोग सॉलिबिलिटी पहले से बढ़ चुकी होगी कि कम हो चुकी होगी, रिएक्शन बैकवर्ड में गया तो सॉलिबिलिटी पहले से कम हो चुकी होगी। तो सॉलिबिलिटी ए प्लस नहीं डिसाइड करेगा, सॉलिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, बी माइनस, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयन सॉलिबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सोर्स तो एक और हो चुका है ना। तो सॉलिबिलिटी डिसाइड कौन करेगा, बी माइनस। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि बी माइनस का जो भी कंसंट्रेशन होगा वही हमारे सॉल्ट की क्या होगी, सॉलिबिलिटी, वही हमारे सॉल्ट की क्या होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉलिबिलिटी पहले से कम हो चुकी है। अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी एस थी तो इसकी सॉलिबिलिटी एस, और इसकी भी कितनी, एस। तो चूंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा तो इस एस की वैल्यू घटेगी, लेकिन ये वाला एस तो इसकी वजह से भी आएगा ना। अगर सपोज करो इस एसी सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर सी दिया होता तो इसका कंसंट्रेशन सी आता बेटा, इसका भी कंसंट्रेशन सी आता। तो ए प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है टोटल, यहाँ पे एस प्लस सी, यहाँ भी सी प्लस एस, कॉमन आयन है ना दोनों, तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन तो सेम होता है, इसकी वजह से सी आता है, इसकी वजह से एस, तो टोटल ए प्लस एस प्लस सी, इसका भी कितना, एस प्लस सी। चूंकि एस मैंने अभी दिखाया आपको क्वेश्चंस करके, एस की वैल्यू काफी छोटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू सी, काफी क्या होता है, छोटा, तो हम लोग एस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं सी के रिस्पेक्ट में। तो ए प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर रहेगा, सी के ही बराबर रहेगा, मतलब ए प्लस आयन जो है, जो कि क्या है हमारे पास, कॉमन आयन है। तो जो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होता है वो किससे लिया जाता है हमेशा बेटा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से। ये किससे लेंगे हम लोग, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से। देखो एक तो तरीका ये है देखने का, एक तरीका तो ये हो गया कि एस जो है सी के रिस्पेक्ट में काफी नेग्लिजिबल होगा, तो ए प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर, सी। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वो किसका लेते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट का मतलब क्या है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। तो उस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर रहेगा, जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा।
और सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा? बी माइनस करेगा। हमने पढ़ा था ना अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होता है? कम। तो यहाँ पे देखो सॉलिबिलिटी भी क्या हो रही है आपकी बेटा? कम हो रही है ना? कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी भी कम। और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है रिएक्शन उतना ज्यादा बैकवर्ड में जाएगा, मतलब उतनी ज्यादा ही सॉलिबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये भी बेसिकली एक तरीके का क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट ही है हमारे पास। तो समझ पा रहे हैं क्या करना है? सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा? जो कॉमन नहीं होगा। तो ये हमारा सॉलिबिलिटी कौन देगा इस समय? बी माइनस सॉलिबिलिटी देगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा जो कम हो चुकी होगी। और जो कॉमन आयन रहेगा उसका कंसंट्रेशन कितना लिया जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से आएगा। तो आप बस इन दोनों चीजों को ध्यान रखो तो आप सारे प्रॉब्लम को कर लोगे। और मैंने बताया था आपको अल्फा में क्या होता था? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कॉमन आयन के केस में वैलिड होता था? नहीं। कॉमन आयन के केस में हम लोग क्या करते थे? जनरल एक्सप्रेशन से जाते थे। सिमिलरली यहां पे भी हमारे लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, हम लोगों को किससे जाना पड़ेगा? जनरल एक्सप्रेशन से। और केएसपी का जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, है ना? आपको एक्सप्रेशन से जाना होगा। अब आपका फॉर्मूला के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एप्लीकेबल? क्योंकि एक आयन क्या हो चुका है? कॉमन हो चुका है। वो केवल और केवल प्योर वाटर के अंदर वैलिड है वो सारे फॉर्मूले। तो कॉमन आयन के केस में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा हमारा। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी वो मैंने बताया था, वो फॉर्मूला कॉमन आयन में वैलिड नहीं होता। किससे जाते थे हम लोग? एक्सप्रेशन से। तो केएसपी का एक्सप्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। चूंकि मेरे पास ए प्लस क्या हो चुका है? ये हमारा कॉमन आयन हो चुका है। तो यहां से कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कौन किससे डिसाइड करेंगे? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से। तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन अगर सी दिया होता बेटा तो के एस पी इज इक्वल टू कितना? सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। ये क्या डिसाइड करता? हमारे सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने का काम करता। तो बस आपको बी माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लो तो आपको सॉल्युबिलिटी का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं। चलो अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं तो ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सॉल्युबिलिटी उस आयन से डिसाइड होगी जो दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और जो कॉमन आयन होगा उसका कंसंट्रेशन हमेशा उससे लिया जाएगा जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है? तो बेटा उसका केएसपी गिवन नहीं रहेगा। जिसका केएसपी नहीं दिया होता वो हाईली सॉल्युबल होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो तो उनका कभी के बी की वैल्यू गिवन नहीं होती थी। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे दे रहा है हमें केएसपी ऑफ एजीआई AgCl ले लेता हूं। केएसपी ऑफ AgCl इज 10⁻⁻10। ठीक है, हमें बोला है कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन, कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी इन। किसमें किसमें कैलकुलेट करना है बेटा? सबसे पहला पार्ट है प्योर वाटर में निकालिए, कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। सेकेंड पार्ट है हमारे लिए क्वेश्चन का 0.2 मोलर NaCl में निकालिए, मतलब अब 0.2 मोलर NaCl का एक सॉल्यूशन बना है उसमें निकालिए। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का 0.5 मोलर AgNO3 में निकालिए। एक आयन में कॉमन करवा रहा हूं कोई सा भी, है ना। और फोर्थ पार्ट दे रहा है आपका 0.5 मोलर CaCl2 में निकालिए। क्या मैंने इनके केएसपी दिए हैं? नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं हमारे लिए? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। और आप देख सकते हो इनको जैसे इसके सॉल्यूशन में डालूंगा उठा के, कॉमन आयन कौन सा बन जाएगा? क्लोराइड आयन क्या बन जाएगा? कॉमन आयन। अगर AgCl को उठा के AgNO3 में डालूंगा तो कॉमन आयन क्या बन जाएगा? Ag। और AgCl को उठा के CaCl2 में डालूंगा तो कॉमन आयन क्या बन जाएगा बेटा? Cl2। ठीक है, तो और प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर में तो कुछ करना ही नहीं बेटा। क्या? क्योंकि प्योर वाटर में मुझे पता है केएसपी का फॉर्मूला वैलिड रहेगा, क्योंकि कोई आयन कॉमन नहीं है। तो केएसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1:1 वाला सॉल्ट है तो क्या आएगा? S स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे तो S निकालना है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट में KSP हो जाएगा। तो अंडर रूट में 10⁻⁻10, मतलब हमारा सॉल्युबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, पहला पार्ट तो सिंपल हो गया, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वही है सिमिलर पार्ट है ना, सिंपल सा बिल्कुल। तो प्योर वाटर में आपका केएसपी का फॉर्मूला डायरेक्ट वैलिड है, लगा सकते हैं। अब सेकंड में देखो, सेकंड में भी तो अब फॉर्मूले से नहीं जाओगे, अब क्या करना पड़ेगा आपको?
KSP का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बेटा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, यही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और Ag प्लस और Cl माइनस में सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, जो कॉमन नहीं होगा। तो अब देखो जैसे ही NaCl सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया, कॉमन आयन कौन सा है बेटा, Cl माइनस। Cl माइनस क्या है, कॉमन आयन। तो अगर Cl माइनस कॉमन आयन है बेटा, तो इसका मतलब Cl माइनस का कंसंट्रेशन कहां से लोगे, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से। मतलब NaCl का कितना है 0.2, मतलब Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपके लिए कितना हो जाएगा, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से होता है, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना 0.2। तो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने का काम किसको मिलेगा, Ag+2 को। ये हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा जो कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, KSP की जगह पे 10⁻⁻10 रखोगे, KSP की वैल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस हाईली सॉल्यू। अगर NaCl 0.2 मोलर है तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.2 ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग 0.2 रखेंगे। तो यहाँ से बेटा देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आएगा वही हमारे सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी डिसाइड करेगा, जो कॉमन आयन नहीं है वही सॉलिबिलिटी डिसाइड करेगा। और सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई कितना 0.2। तो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, डॉट ब्रैकेट में कर देता हूं, तो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब कितना है, ये 2/10 होता है। 2/10 मतलब 1/5, तो 5 से बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। तो बताओ सॉलिबिलिटी बढ़ी है कि घट गई पहले से, पहली सॉलिबिलिटी 10⁻⁻5 थी, अब नई सॉलिबिलिटी 5 इंटू 10⁻⁻10, मतलब सॉलिबिलिटी पहले से कम हो चुकी है। और कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी को घटना ही घटना है, कम होना ही होना है ना, क्योंकि रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड में। चलो थर्ड में करो, थर्ड कैसे करोगे, अब आपको आई होप समझ में आ गया क्या करना है। फिर से एक्सप्रेशन से ही जाना है, Ag+ इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है, KSP का। अब कॉमन आयन कौन सा कर दिया मैंने, AgNO3 में जैसे ही डालोगे तो कॉमन आयन AgCl को डालते कौन हो जाएगा, Ag+, मतलब ये हमारे लिए क्या हो चुका है, कॉमन आयन, ये हमारे लिए Ci है, यहाँ पे ये Ci था। तो अब सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का हक किसको मिलेगा बेटा, Cl माइनस को, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इससे सॉलिबिलिटी डिसाइड होगी, इससे सॉलिबिलिटी यहाँ डिसाइड हो रही है। तो इज इक्वल टू KSP की वैल्यू 10⁻⁻10, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, कॉमन आयन है तो स्ट्रॉन्ग से लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो जो आपका Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा वही क्या हो जाएगी उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। तो कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻10, ये कितना हो जाएगा 5/10 ना, तो 5/10 को 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। बढ़ गया कि घट गया, तो आप देख सकते हो पहले से और सॉलिबिलिटी, पहले 5 इंटू 10⁻⁻10 थी, अब 2 इंटू 10⁻⁻10, मतलब और पहले से कम हो गई। तो सॉलिबिलिटी घटने का रीजन क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन कॉमन आयन का क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। 0.2 से कितना हो गया कॉमन आयन का कंसंट्रेशन 0.5, ठीक है। और चलो लास्ट पार्ट को करो, KSP इज इक्वल टू, फिर से एक्सप्रेशन लिखेंगे Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो बेटा जैसे AgCl को CaCl2 में डालता हूं, कॉमन आयन क्या हो जाएगा हमारा, Cl माइनस कॉमन आयन हो गया। तो सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का हक किसको मिलेगा, Ag+ को। ये हमारा क्या डिसाइड करेगा, सॉलिबिलिटी। तो यहां बस लगा दो फॉर्मूला, KSP की वैल्यू कितनी, KSP कितना दिया है 10⁻⁻10, तो KSP 10⁻⁻10 इज इक्वल टू, सॉलिबिलिटी डिसाइड होने वाली है किससे, Ag+ से, इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से लोगे क्योंकि ये कॉमन आयन है। अब देखो CaCl2 में, CaCl2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.5, तो क्लोराइड आयन का कितना होगा 0.5 इंटू 2, क्योंकि किसमें टूटेगा Ca+2 प्लस 2Cl माइनस। तो ध्यान रखना है कोएफिशिएंट 2 का भी रोल आएगा ना। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.5 इंटू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5, समझे क्या। अभी तक नहीं किया था मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि वो सिंगल सिंगल थे, लेकिन अभी यहाँ 2 कोएफिशिएंट है ना, CaCl2 है ना, ये CaCl2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको। ये क्या है आपका CaCl2, तो इस 2 से आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ये कॉमन आयन है तो 0.5 इंटू 2। तो आप यहां से देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ विल बी इक्वल टू सॉलिबिलिटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना 10⁻⁻10, और ये देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना,
हाँ 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हो पहले से और क्या हो चुकी है, कम। पहले कोएफिशिएंट 5 था, फिर 2 था, अब कोएफिशिएंट कितना हो चुका है 1। तो सॉल्युबिलिटी और पहले से घट चुकी है। तो समझ पाए हम लोग, तो ये आंसर पहले का है, ये दूसरे का आंसर होगा, ये तीसरे में आंसर है, और ये हमारा चौथे पार्ट का आंसर है। हमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से पूछ सकता था, हमसे पूछ सकता था कि ऑन डिजॉल्विंग AgCl हैविंग KSP 10⁻⁻10 इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जैसे इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें, तो कहेगा अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का अगर हमसे क्वेश्चन पूछा होता, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर इसमें सॉल्युबिलिटी को मान लो कह दिया होता है S1 है, इसके अंदर S2 है, इसके अंदर S3 है, और इसके अंदर बोला होता सॉल्युबिलिटी कितना है S4, तो हमसे बोलता ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताओ। तो बेटा सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहाँ पे है हमारे पास, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहाँ पे है, पहले पार्ट में। प्योर वाटर में हमेशा ही सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बाकी जगह पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होनी है। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता, सबसे ज्यादा हमारा S1 की वैल्यू होती, उससे छोटा S2, फिर S3, और सबसे छोटा क्या है S4 है आपका। क्योंकि जैसे जैसे कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, 0.2 पे देखो कितना है 5 × 10⁻⁻10, 0.5 पे कितना हो गया 2 × 10⁻⁻10। तो देखो 5 से 2 कंसंट्रेशन बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम। और यहाँ पे चूंकि 0.5 है, लेकिन एक्चुअल में कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है बेटा 1 मोलर। तो 0.2 0.5, और ये इसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ना हो तो इवन में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, क्योंकि अब लेक्चर तो खत्म ही है। ये नोट करके ध्यान रखना इस बात को कि हाइयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, हाइयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है। हाइयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, स्मॉलर विल बी solubility of salt, smaller will be solubility of sprangly soluble salt, sprangly soluble salt। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा बेटा ध्यान भी रखिएगा कि जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग आयनिक प्रोडक्ट सीखेंगे, किस तरीके से आयनिक प्रोडक्ट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कैसे प्रेसिपिटेट को पता करते हैं। ठीक है, और फिर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।